नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने YouTube चैनल अनवत शिक्षा में। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, कुशल होंगे और पॉल्यूशन की छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे होंगे। ऐसे अच्छे टाइम पर आप लोगों को दोस्तों छुट्टियाँ मिली हैं। एक तरफ आपकी एग्ज़ाम्स हैं, दूसरी तरफ छुट्टियाँ आ गई हैं। सोने पर सुहागा यानी कि दिल्ली का प्रदूषण आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ अच्छा बनकर आया है। आपको एग्ज़ाम की तैयारी के लिए समय मिल गया है। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हमारी क्लास 12th का अभिव्यक्ति और माध्यम का पहला चैप्टर, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। ठीक है, पहला चैप्टर दोस्तों आपके सिलेबस में जो 2 चैप्टर आ रहे हैं उनमें से पहला जो चैप्टर है वो विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस पार्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी पूरी पॉसिबिलिटी है आपके एग्ज़ाम्स में आने की, क्योंकि लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रश्न छांटकर मैंने इस वीडियो में डालने की कोशिश की है और आशा करती हूँ कि कुछ न कुछ प्रश्न आपको ज़रूर इसमें अपने एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हम शुरू करने जा रहे हैं, पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जनसंचार माध्यम अनपढ़ व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं है? कौन सा जनसंचार माध्यम अनपढ़ व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं है? इंटरनेट, समाचार पत्र, पत्रिकाएं या तीनों? तो देखिए दोस्तों, जो व्यक्ति अनपढ़ है, अनपढ़ यानी जो पढ़ना ही नहीं जानता, लिखना ही नहीं जानता, तो ना तो उसके लिए इंटरनेट किसी काम का है, ना उसके लिए न्यूज़पेपर किसी काम का है, ना उसके लिए मैगज़ीन यानी पत्रिकाएं किसी काम की हैं। तो इसका सही उत्तर है तीनों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम कौन सा है? यानी कि सबसे ज़्यादा खर्चा आपका किस जनसंचार माध्यम में होता है? ऑप्शंस देखेंगे जल्दी से। रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र और इंटरनेट। तो दोस्तों सभी जानते हैं कि इंटरनेट सस्ता नहीं है, इंटरनेट बड़ा महंगा है। आप इंटरनेट के लिए रिचार्ज कराएंगे तो ही चला पाएंगे उसको। बाकी चीज़ें भी उतनी मुफ्त हमें नहीं मिलती हैं, उतनी फ्री नहीं है, लेकिन इन सब की तुलना में, इन सब के कंपैरिजन में इंटरनेट हमारे लिए सबसे अधिक महंगा है। तो राइट आंसर इज इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। श्रव्य जनसंचार माध्यम कौन सा है? श्रव्य यानी सुना जाने वाला। मैं जब अपनी कक्षा में पढ़ाती हूँ बच्चों, तो मेरे बहुत सारे बच्चे श्रव्य शब्द का अर्थ ही नहीं जानते। जब मैं पहली बार इस शब्द को बोलती हूँ तो बच्चे पूछते हैं कि मैम इसका क्या मतलब है। तो दोस्तों आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। श्रव्य शब्द का अर्थ है सुना जाने वाला। ठीक है, तो आप देखें श्रव्य जनसंचार माध्यम कौन सा है? समाचार पत्र, रेडियो, इंटरनेट, टेलीविज़न। तो आप देखेंगे कि समाचार पत्र, इंटरनेट और टेलीविज़न में आप चित्रों को देख भी सकते हैं, लेकिन रेडियो में आप नहीं देख सकते। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है जिसमें आप सिर्फ सुन सकते हैं। राइट आंसर इज रेडियो। क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव ऑन करेंगे। मुद्रण का आरंभ किस देश में हुआ? ये मुद्रण शब्द भी मेरे बच्चों को बहुत परेशान करता है। कई बार वो मुद्रण का अर्थ जो है वो मुद्रा से ले लेते हैं, रुपए पैसे से ले लेते हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पर मुद्रण शब्द का अर्थ है प्रिंटेड। ठीक है, प्रिंटेड यानी छपा हुआ। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि मुद्रण का आरंभ किस देश से हुआ था? तो इसका राइट आंसर है चीन से। ये आप जब पढ़ेंगे, आपके टीचर ने भी पढ़ाया होगा, तो पहली बार प्रिंटिंग की शुरुआत चाइना यानी चीन से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान छापेखाने का आविष्कार किसने किया? छापाखाना यानी प्रिंटिंग प्रेस। गुटेनबर्ग, चेंजमिन, निहाल सिंह या जॉनसन? राइट आंसर है बच्चे गुटेनबर्ग। क्वेश्चन नंबर 6, गुटेनबर्ग का संबंध किस देश से था? यानी कि पहला ऐसा व्यक्ति जिसने प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की, जिसने छापाखाना लगाया, वो किस देश से संबंध रखता था? जर्मनी, चीन, अमेरिका, फ्रांस? राइट आंसर इज जर्मनी। राइट बच्चों, राइट आंसर इज
जर्मनी। इसमें 3 क्वेश्चन बन रहे हैं जो आपको ध्यान रखना है। मुद्रण का आरंभ किस देश से हुआ? मुद्रण का आरंभ किस देश से हुआ, यानी कि जो प्रिंटिंग है उसकी शुरुआत किस देश से हुई थी? इसका आंसर है चाइना। इसके बाद प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग ने। और गुटेनबर्ग किस देश से संबंध रखता था? आपको ये भी ध्यान रखना है बच्चों, गुटेनबर्ग का जो संबंध था वो हमारा जर्मनी से था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। भारत में पहला छापाखाना कब लगा? पहला छापाखाना यानी प्रिंटिंग प्रेस। भारत में पहला छापाखाना कब लगा? बच्चों अभी हाल फिलहाल में जब पीरियोडिक टेस्ट हुए थे आपके 12th क्लास के, तो ये क्वेश्चन उसमें आया भी था और आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है 1556 में, 1556। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत में पहला छापाखाना कहाँ पर लगाया गया? दिल्ली, कोलकाता, गोवा या कानपुर? तो आप ध्यान रखेंगे बेटे, छापेखाने की शुरुआत चीन से हुई थी। ठीक है, छपाई की जो कला है, प्रिंटिंग की जो शुरुआत है वो चीन से हुई थी। पहला छापाखाना यानी कि प्रिंटिंग प्रेस गुटेनबर्ग ने लगाया था, जो जर्मनी का था, दुनिया का। ठीक है, आप ये भी ध्यान रखेंगे कि आपसे पूछा किसका जा रहा है, दुनिया का। और अब हम आ गए हैं भारत पर। तो भारत का जो पहला छापाखाना लगा वो 1556 में लगाया गया। और कहाँ पर लगाया गया? गोवा में। राइट आंसर इज गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। समाचार लेखन की प्रभावशाली शैली कौन सी है? तो बच्चों आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि समाचार लेखन से संबंधित शैली आपसे जब भी पूछी जाएगी तो हमेशा इसकी सबसे प्रभावशाली शैली उल्टा पिरामिड शैली है। आपकी टीचर ने आपको पढ़ाया भी होगा। समाचार लेखन की प्रभावशाली शैली की बात जब भी की जाएगी, आप हमेशा इसका आंसर उल्टा पिरामिड शैली ही लगाएंगे। इनमें से कौन सा उल्टा पिरामिड शैली का अंग नहीं है? मध्य भाग, बॉडी, इंट्रो या लीड और समापन? तो बच्चे आप सभी इस बात से परिचित होंगे कि उल्टा पिरामिड शैली के 3 भाग होते हैं, जिसमें सबसे ऊपर होता है इंट्रो या लीड, उसके बाद होता है बॉडी और उसके बाद होता है समापन। इसके 4 भाग नहीं होते हैं। ठीक है, 3 भाग होते हैं बच्चों, इंट्रो या लीड, बॉडी या समापन। इसमें से कौन सा नहीं है? राइट आंसर इज मध्य भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कितने भागों में बांटा जाता है? तो ये तो अंडरस्टूड है बेटा। अब ये समझने की चीज़ है कि जब उल्टा पिरामिड शैली के भाग ही 3 होते हैं, खुद उल्टा पिरामिड शैली 3 भागों में बटी हुई है, तो उसमें जो समाचार होंगे उसे भी 3 भागों में बांटा जाता रहा होगा, उसे भी 3 भागों में बांटा जाएगा। तो राइट आंसर इज 3। दृश्यों का किस माध्यम में अधिक महत्व होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। दृश्यों का किस माध्यम में अधिक महत्व होता है? दृश्यों का किस माध्यम में अधिक महत्व होता है, यानी कि जो दृश्य हैं, जो चित्र हैं, आप बच्चों इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे। दृश्य और श्रव्य, श्रव्य यानी सुना जाने वाला, दृश्य यानी देखा जाने वाला। आप ध्यान से क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के उसे समझेंगे, क्वेश्चन की, प्रश्न की भाषा को समझेंगे कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है दृश्यों का किस माध्यम में सबसे अधिक महत्व है? समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न या इंटरनेट? ठीक है, अब आप इसमें कहेंगे कि मैम समाचार पत्र में भी दृश्य होते हैं, रेडियो तो श्रव्य है, इंटरनेट में भी हम दृश्य देख सकते हैं, टेलीविज़न में भी देख सकते हैं, तो कैसे बताएं किस में सबसे अधिक महत्व है? तो बेटे इसको आप इस तरह से समझेंगे कि समाचार पत्र जो है, अगर उसमें चित्र ना हो तब भी आप उसमें से खबर पढ़ सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट भी इसी तरह से है कि अगर चित्र ना हो तो कई बार उसमें सिर्फ भाषाएं, सिर्फ खबरें दी होती हैं, सिर्फ जानकारी दी होती है, आप उसे पढ़ लेते हैं। लेकिन टेलीविज़न जो है वो आप देखते ही हैं दृश्यों के लिए,
आप उसमें मूवीज़ देखते हैं, आप उसमें सीरियल्स देखते हैं, आप उसमें खबरें देखते हैं जो दृश्यों के साथ दिखाई जाती है। आप अगर सोचेंगे तो टीवी में अगर चित्र ही ना हो तो आपको टीवी बिल्कुल बेकार नज़र आएगा। तो सबसे ज़्यादा महत्व दृश्यों का किस माध्यम में है हमारे? टेलीविज़न। राइट आंसर इज टेलीविज़न। गो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। टेलीविज़न के लिए खबर लिखने की मौलिक शर्त क्या है? मौलिक होता है बेसिक, यानी कि आधारभूत शर्त क्या है? सबसे पहली शर्त क्या है जब आप टेलीविज़न के लिए खबर लिखें? साहित्यिक भाषा में लेखन, दृश्य के साथ लेखन, सनसनीखेज लेखन या सामान्य लेखन। ठीक है, तो आप साहित्यिक भाषा में बच्चों अगर नहीं भी लिखेंगे खबर को या किसी भी चीज़ को तब भी वो चलेगा। ठीक है, सनसनीखेज यानी कि कुछ सस्पेंस वाला आप नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट है दृश्य के साथ लेखन, यानी कि अगर आप टीवी के लिए लिख रहे हैं तो हमेशा आप दृश्य के साथ लेखन करें, यानी कि चित्रों के साथ आप कहानी को, खबर को दिखाएं, उसे लिखें। तो राइट आंसर इज ख, दृश्य के साथ लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हिंदी में नेट पत्रकारिता किसके साथ आरंभ हुई? किसके साथ आरंभ हुई? तो इसका राइट आंसर है वेब दुनिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट मैच का प्रसारण किस प्रकार का है? ये तो आप भी बता सकते हैं बच्चों। क्रिकेट मैच जो है बहुत सारे बच्चे उसे देखते हैं, वो एक लाइव प्रसारण होता है। आप देखते हैं ना क्रिकेट मैच लाइव आ रहा है, उसके कॉर्नर पे अगर आप टीवी में ध्यान से देखेंगे तो टीवी के कॉर्नर पर लाइव भी लिखा हुआ आता है जब क्रिकेट मैच आ रहा होता है। तो यानी कि क्रिकेट मैच का जो प्रसारण है वो एक लाइव यानी सीधा प्रसारण होता है। तो राइट आंसर इज सीधा प्रसारण। बच्चों अब ये जो क्वेश्चंस आएंगे आगे, ये आपको याद करने हैं, क्योंकि इनका सही उत्तर आप तभी दे पाएंगे जब आप इन्हें याद करेंगे। अगर आप इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, इनको अच्छे से याद करेंगे, तभी आप इनके उत्तर लिख पाएंगे, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। आधुनिक युग में पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है? आधुनिक युग में पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है? तो ये है तृतीय यानी कि थर्ड दौर, तीसरा दौर। इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर कब आरंभ हुआ? 1982। दूसरा दौर कब आरंभ हुआ? 1993 यानी 1993। तीसरा दौर कब आरंभ हुआ? 2002 से। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे बच्चों ध्यान से क्वेश्चन को, पहला जो क्वेश्चन था आधुनिक युग में पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है, तो हमने बताया था तीसरा। अब तीसरा कैसे चल रहा है? पहला जो दौर था वो 1982 से चला, दूसरा जो दौर था वो 1993 से चला, और अब तीसरा जो दौर है वो 2002 से अब तक चल रहा है। ठीक है, अब ये तो बात हुई बच्चों विश्व की, कि विश्व में इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है, विश्व यानी पूरी दुनिया में। अब हम बात करेंगे अपने भारत के संदर्भ में, अपने देश के संदर्भ में। तो क्वेश्चन देखेंगे ज़रा, भारत के संदर्भ में हमारा क्या क्वेश्चन है। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर कब से आरंभ हुआ? भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर कब से आरंभ हुआ? तो भारत में कब से शुरू हुआ है? 1993 से। और विश्व में कब से शुरू हुआ है? ऊपर हमने क्वेश्चन किया था, विश्व में जो शुरू हुआ था वो 1982 से। ठीक है, अब भारत में जो शुरू हुआ है वो 1993 से पहला दौर आरंभ हुआ है। 1993 इज राइट आंसर। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर कब से चला है? 2003 से। अब अगला क्वेश्चन देखें, अगला भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? यानी कि वेबसाइट्स जो हैं उन पर पत्रकारिता शुरू करने की शुरुआत, उनका श्रेय किसको जाता है? किसने शुरुआत की थी पत्रकारिता की इंटरनेट पर, वेबसाइट्स पर? तो इसका राइट आंसर है तहलका.com। याद रखेंगे आप लोग, तहलका.com। समाचार पत्र प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए आखिरी समय सीमा को क्या कहते हैं? ब्लू लाइन, रेड लाइन, ब्लैक लाइन या डेड लाइन। ये शब्द आपने सुना भी होगा जब हम किसी चीज़ को, हमारी टीचर भी अक्सर कहती है कि आपको 10 तारीख तक
असाइनमेंट सबमिट करना है ये आपकी डेडलाइन है, यानी कि जो लास्ट डेट होती है, जो आखिरी समय सीमा होती है, उसे हम डेडलाइन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जनसंचार माध्यमों की असली शक्ति किस में है? जनसंचार माध्यमों की असली शक्ति हमारी किस में है? जनसंचार माध्यमों की असली शक्ति एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होने में, एक दूसरे के पूरक होने में, एक दूसरे के सहयोगी होने में, या क और ख दोनों। तो इसका सही उत्तर है बच्चों क और ख दोनों। पढ़ने, सुनने और देखने की सुविधा हमें किस में मिलती है? तीनों सुविधाएं हमारे पास किस में है? इंटरनेट में। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना क्या है? मुद्रित माध्यम, यानी कि सबसे पहले हमारे पास क्या चलते थे? छपे हुए माध्यम। जो छपी हुई चीज़ें होती थी वो सबसे पहली हैं। रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट सब कुछ उसके बाद आया है। समाचार पढ़ने और रुककर उस पर सोचने से संतुष्टि कौन देता है? अखबार। तस्वीरों की जीवंतता का एहसास हमें कौन देता है? टीवी। खबरें सुनते हुए हम सर्वाधिक उन्मुक्त कहाँ पर होते हैं? रेडियो। नेट साउंड का संबंध किस माध्यम से है? टेलीविज़न। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेट साउंड का संबंध किस माध्यम से? टेलीविज़न से। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर कब शुरू हुआ? 1993 से, जैसा मैंने ऊपर भी बताया आपको। आज पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट कौन सी है? तो ये है बच्चों BBC, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रिंट माध्यम की प्रमुख विशेषता क्या है? यहाँ शब्दों में स्थायित्व होता है, जब चाहे जहाँ से पढ़ सकते हैं, लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी बच्चों। शब्दों में स्थायित्व भी होता है, आप बुक को जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकते हैं, और ये लंबे समय तक सुरक्षित भी रहती हैं। भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शब्दों के उपयुक्त इस्तेमाल का विशेष ध्यान हम कहाँ रखते हैं? प्रिंटेड माध्यम में। इंटरनेट पर तो आप गलत भी लिख देंगे तो कोई आपको क्लेम नहीं करेगा, लेकिन अगर आप बुक्स को गलत लिख देंगे तो वो अच्छा नहीं होता है। तो जो मुद्रित माध्यम है, यानी कि जो छपी हुई किताबें या छपी हुई चीज़ें हैं, वो सही होनी चाहिए। चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम क्या है? मुद्रित माध्यम। प्रिंट माध्यम की प्रमुख खामियां क्या हैं? उपयुक्त सभी। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि इस पार्ट के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आप तक पहुँचा दिए होंगे और ये आपके काम आए आपके एग्ज़ाम में, ऐसी आशा करती हूँ। तो आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ वीडियो का समापन करती हूँ। धन्यवाद। अगर आपको प्रश्न पसंद आए हों तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें।